तो टॉपिक चल रहा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं और ये उस सीरीज का चौथा लेक्चर है। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए एवरीबॉडी मार्क करना है कॉपी में फ्रॉम 1 to 20। ध्यान रहे क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ओके गुड। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझा था कि जो स्टीव स्मिथ साहब हैं उन्होंने बताया था कि प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है किसी फ्री इकोनॉमी में, कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ना वो अपने आप एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, उसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होगा। पहला, इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया करेक्ट आंसर। तो इसलिए एवरीबॉडी 114 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक, बाकी देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन इकोनॉमी। नहीं, इन्फ्लेशन से तो कोई मतलब नहीं रहता प्राइस मैकेनिज्म का। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम ना, डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ए एवरीबॉडी। क्या? इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ फर्दर नॉलेज के लिए और कुछ और फैक्ट्स क्लियर करने के लिए। बोल रहा है द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर टू द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई। In a free market economy, the price of a good or services is determined by the balance between the consumer demand and producer supply। मतलब कि दोनों के बीच में जो बैलेंस है ना, किसके किसके बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में, यही डिटरमिन करता है क्या, किसी भी गुड्स का प्राइस, गुड या सर्विस का प्राइस। क्लियर? जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई, तो उसका प्राइस ऑब्वियस इंक्रीज होगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा सप्लाई सेम रहेगा तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा एवरीबॉडी। ठीक है क्या? क्लियर? गुड। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा कि अगर सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से तो इन दैट केस प्राइस जो है रिड्यूस होगा, मतलब डिक्रीज करेगा। दिस डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर driven by their preferences, needs and available resources guide the allocation of resources and the determination of prices in the market। एकदम क्लियर हुआ क्या? एकदम बेसिक चीज है एवरीबॉडी, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा है। पहला, दे इन्वॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ऑब्वियस है। अगला, दे रिप्रेजेंट द होल और पार्ट ऑफ अ थ्योरी, एकदम सही बात है। क्या ये बोल रहा इकोनॉमिक मॉडल है एवरीबॉडी, तो यही करेगा ना, या तो पूरा या तो किसी एक पार्ट को एक्सप्लेन करेगा, है ना। अगला, दे कैन बी एक्सप्रेस ओनली थ्रू इक्वेशन। देखो पढ़ के भी आपको लगेगा कि अरे सर इतना एक्सट्रीम तो हो ही नहीं सकता, क्या इकोनॉमिक मॉडल केवल इक्वेशन में ही है, थ्योरी में है ना, ग्राफ में, ऐसे में भी तो पॉसिबल है। तो इसलिए करेक्ट आंसर पहला, दूसरा और चौथा होगा। मतलब गलत हमसे पूछा था इसलिए तीसरा जो है गलत हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। दे हेल्प इन गेनिंग एन इनसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट, तो बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा और चौथा सही है। गलत पूछा था ऑप्शन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स आर टूल्स यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू सिंप्लीफाई एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रोसेसेस। ठीक है, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स and their relationships। While equations are commonly used to express economic models, it is not true that models can be expressed only through equations। मैंने बताया आपको वो किसके किसके फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग वर्बल डिस्क्रिप्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन और कंप्यूटर सिमुलेशंस। इन सबके फॉर्म में कोई भी इकोनॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब मोस्टली किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व। नॉर्मल जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिट। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा डिमांड और इसका प्राइस का खेल। कुछ ऐसे स्लोप होता है क्या, मतलब कि ग्राफ होता है क्या, किसका किसका, डिमांड का और उसके प्राइस का। ध्यान से समझो, क्या होगा जब भी किसी कमोडिटी या फिर गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगा। तो यहाँ पे डिमांड घट रहा तो इसका स्लोप अगर आप निकालो तो स्लोप क्या आएगा, अगर घट रहा कोई भी चीज प्राइस के साथ तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एवरीबॉडी, नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटता है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व इज नेगेटिव, शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, दिस रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। क्लियर? गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखते हैं। क्या क्या? कि द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। क्या क्या?
पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है यहीं पे समझ लो, क्यों? क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा आगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है पहले समझो ध्यान से। देखो, आप कोई पर्टिकुलर गुड खरीदते हो, गुड गुड मतलब कोई भी सामान। मान लेते हैं कि आप आइसक्रीम खा रहे हो एक, तो एक आइसक्रीम खाई आपने, क्या? एक आइसक्रीम खाई, मजा आया आपको, मजा आया ना, बिल्कुल शाबाश। अब दूसरी आइसक्रीम खाई, दूसरी आइसक्रीम खाने पर आपको और मजा आया। तो ये जो दूसरी आइसक्रीम खाने पर मजा आया, मतलब एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन आपको मिला ना दूसरी आइसक्रीम लेने पर, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं एवरीबॉडी। और जब आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में मजा आए या फिर सेटिस्फेक्शन मिले तो उसको पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जब उसका कोई फर्क न पड़े, मतलब एक एडिशनल यूनिट खरीदने पर कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला आइसक्रीम खाया मजा आया, दूसरा वाला खाया और मजा आया, तो दूसरे वाले का जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ क्या आपको? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। अब मान लो आपने थर्ड आइसक्रीम खाया, अब थर्ड आइसक्रीम खाया, पहले और दोनों का टेस्ट तो मतलब कि सेम था, तीसरे का भी टेस्ट सेम है, दैट्स वाई आपको उतना मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब मजा नहीं आया या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है क्या? अब मान लो एक और आइसक्रीम उसी पे आपने खा लिया, चौथा आइसक्रीम खा लिया। अब तीन ऑलरेडी आइसक्रीम आप खा चुके हो, चौथा आइसक्रीम खाओगे तो हो सकता है कि वो आपको फायदे की जगह नुकसान करने लगे। तो नुकसान करने लगे अगर, तो उसको हम नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब दैट एडिशनल गुड्स जिसको खरीदने पर या फिर लेने पर आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो अपोजिट साइड चला जाए, मतलब डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाए, तो नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी हो गया। सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क ही ना पड़े तो न्यूट्रल मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। और अगर उस पर पॉजिटिव फर्क पड़े, मतलब मजा है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या सब? अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि देखो, जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को डिमांड करोगे ना, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा। क्लियर है क्या? गुड। दूसरा, इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि प्राइस रिडक्शन बूस्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर। मतलब जब किसी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस होता है तो ऑब्वियस है कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, इनेबलिंग इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी एंड हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि प्राइस इंक्रीज प्रॉम्प्ट कंज्यूमर टू स्विच टू चीपर सब्स्टिट्यूट। होपफुली आपको ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो सारा कुछ क्लियर हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर चाय का रेट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, और इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक। मल्टीपर्पज यूजेज क्या बोलता है कि प्राइस डिक्रीजेज attracts consumer to a versatile commodity increasing demand while price increase has the opposite effect। सिंपल सी बात है, अगर कोई कमोडिटी है उसका प्राइस जो है इंक्रीज कर दोगे तो लोग जो है कम खरीदेंगे, डिमांड घट जाएगी। और अगर प्राइस रिड्यूस करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज यूजेज। क्लियर है क्या? सब ये सारे के सारे पॉइंट क्या थे? एक दो तीन चारों जो पढ़े वो हमने डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड किस वजह से होता है वो देखा। एकदम क्लियर सब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस फ्लोर। अब ध्यान दीजिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था प्राइस सीलिंग। सीलिंग का मतलब टॉप मोस्ट, मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हमने पढ़ा था। एमआरपी की मैक्सिमम रिटेल प्राइस को हम क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग बोलते हैं। और प्राइस फ्लोर क्या होता है? मतलब कम से कम, मिनिमम मिनिमम इतना तो प्राइस उसका होना ही चाहिए। तो याद कीजिए, एमएसपी में तो फुल फॉर्म ही है इसका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ज्वार इन इंडिया। क्या है? एक प्राइस फ्लोर है, मतलब इसका मिनिमम कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा, उसी को क्या बोल दिया? प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग भी क्या होता है? दोनों क्लियर हुआ क्या सब? अब बाकी देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। सब्सिडी गिवन टू फार्मर टू बाई फर्टिलाइजर, नहीं, इसमें कम से कम मिनिमम का तो कोई वैसा है ही नहीं। बाकी भी उसी तरीके से एवरीबॉडी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, चौथा वाला ऑप्शन, तो ये क्या हो गया? प्राइस सीलिंग हो गया। ठीक है, प्राइस फ्लोर नहीं हुआ। होपफुली सारे के सारे ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर, जो एक्सप्लेन किया मैंने वही सारा कुछ है इसमें, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है ना। तो बोला व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ऑब्वियस है, जब पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लोगे जगह ही नहीं बचेगा, तो बताओ मार्जिनल यूटिलिटी का कोई चांस है? नहीं है, तो इसलिए वो कितना होगा? जीरो होगा। अगला, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। बिल्कुल, अभी मैंने ऊपर आपको समझा दिया मार्जिनल यूटिलिटी, होपफुली ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा। अगला, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
अगला, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल एंड एवरेज यूटिलिटी आर इक्वल टू ईच अदर। बिल्कुल गलत। क्यों? समझो ध्यान से। अभी मैंने आपको समझाया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा कब? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। क्या टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। वेरी गुड। अब समझो ध्यान से, जो एवरेज यूटिलिटी होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गुड्स या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? तो मार्जिनल यूटिलिटी में डिवाइड करोगे नंबर ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट का या फिर क्वांटिटी डिमांडेड का, तो आएगा एवरेज यूटिलिटी। अब बताओ ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं। और हमारा चौथे ऑप्शन में क्या बोल रहा कि मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी दोनों इक्वल होगा। इक्वल का मतलब दोनों जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमने अभी देखा कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। इस वजह से एवरीबॉडी ऑप्शन डी जो है गलत है। कि एवरेज यूटिलिटी नहीं इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी के। एकदम क्लियर? सावस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सारा कुछ है, मैंने समझा ही दिया, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी। अच्छा, जिसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें अपन उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सच दैट थोड़ा टाइम हमारा बच जाए। ठीक है? स्टिल अगर आप प्रेफर करते हो उसको पढ़ना तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, ज्यादा टाइम लगाने का क्या मतलब हुआ, है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो ऑब्वियस है, फिर तो पढ़ना बनता है। अगला, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिफरेंस कर्व। अब देखो ये नया कर्व है ना? ऐसा आपको यूपीएससी सीएससी में नहीं मिलेगा, लेकिन अब सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए इसको हम देखेंगे। ठीक है? इंडिफरेंस कर्व के बारे में ये 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, कौन सा सही है कौन सा गलत है देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बिल्कुल, देखो ये इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है? अभी दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी ठीक है। टू इंडिफरेंस कर्व कट ईच अदर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व अगर कट करेगा एक दूसरे से, इसका मतलब कि लोगों को, मतलब कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा। अभी मैंने क्या समझाया, होपफुली आपको नहीं समझ आया होगा, मुझे मालूम। तो अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे वन बाई वन, इसका ध्यान समझो। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। मान लो गुड वन इधर है, गुड टू इधर है। ठीक है? इंडिफरेंस मैप क्या बताता है? ए इंडिफरेंस कर्व वन, ए इंडिफरेंस कर्व 2 3 एंड 4, देखो कट नहीं कर रहा, तो इसलिए तीसरा जो स्टेटमेंट था वो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कट करता है, जबकि एक्चुअल में कट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर कट करेगा तो यहाँ पे देखो, दिस इज बिकॉज इफ टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट इट वुड मीन दैट द कंज्यूमर वाज इंडिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? ओके, पहला और दूसरा देख लेते हैं। पहला करेक्ट क्यों है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी देख लिया हमने। दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ वन गुड इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ अदर गुड। ये बात फिर से समझो, आप अच्छे समझो। कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ वन गुड, एक गुड को लेस कर मतलब कम देना चाहता है, इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ अदर गुड, द मोर ऑफ द फर्स्ट गुड दे ऑलरेडी हैव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मान लेते हैं 20 रुपए है आपके पास। ठीक है? उसमें आप खरीदना चाहते हो पिज्जा और आइसक्रीम। क्या? पिज्जा प्लस आइसक्रीम। तो अगर आप टोटल पिज्जा खरीदते हो तो 4 पिज्जा मिलता है, अदरवाइज आप 2 पिज्जा प्लस 2 आइसक्रीम खरीद सकते हो। ठीक है? अब मेरे को बात बताओ कि अगर ऐसा हो, क्या आप 5 पिज्जा और 1 आइसक्रीम खरीद सकते हो? क्या आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपके पास 20 ही रुपए है ना, उसमें केवल मैक्सिमम 4 पिज्जा मिलेगा या फिर 2 पिज्जा और 2 आइसक्रीम मिलेगा। अब ध्यान से समझो, अगर एक आप कम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, और एक को ज्यादा करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम होगा। मतलब अगर 4 पिज्जा को 3 पिज्जा करो तो हाँ, 1 आइसक्रीम आप एफर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर 4 पिज्जा को 5 पिज्जा करो तो आइसक्रीम तो मिलेगा नहीं, प्लस कुछ आपको पिज्जा देना पड़ेगा आइसक्रीम एफर्ट करने के लिए, जो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यू प्रीफर पिज्जा। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, इसको डायग्राम से समझ लो, होपफुली आपको समझ आया होगा। ये डायग्राम देखो, क्या बोल रहा है डायग्राम? डायग्राम बोला है गुड वन गुड टू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे है, बोलो हाँ। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट का, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, गुड वन गुड टू जो है ये अमाउंट है, मतलब हाँ, गुड टू का इतना है और गुड वन का इतना है। अब इस कर्व पे अगर आप आगे जाओगे, गुड वन को ज्यादा प्रेफर करोगे तो गुड टू को आपको कम करना पड़ेगा। सेम मैनर में कोई भी कर्व ले लो, जैसे ले लिया, तो यहाँ पे गुड वन और गुड टू आपको दिख रहा होगा इतना इतना है। जैसे ही आगे आप पीछे जाओगे, मान लो आगे जा रहे हैं, तो आगे जाओगे तो देखो क्या हो रहा है, गुड वन घट रहा और गुड टू बढ़ रहा। क्लियर है क्या? तो इसलिए क्या है, ए गुड वन और गुड टू में इनवर्स रिलेशन है। होपफुली आपको क्लियर। और अगर ज्यादा क्लियर नहीं है तो टेंशन मत लो, अगर आप सीडीएस वाले हो तो समझ लो, अदरवाइज यूपीएससी सीएससी में हो तो कोई टेंशन मत लो, जितना समझ आया वो इनफ है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
When some goods or productive factor are completely fixed in amount, regardless of price, the supply curve is. इसका करेक्ट आंसर है वर्टिकल। ऐसा क्यों? ध्यान से समझो क्वेश्चन, पहले समझो ध्यान से। बोला कि अगर गुड्स या फिर प्रोडक्टिव फैक्टर कंप्लीटली फिक्स कर दें तो उसके प्राइस के रिगार्डलेस, है ना, प्राइस कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, तो सप्लाई कर्व क्या होगा? तो मैंने कहा कि हमेशा वर्टिकल होगा। वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? ये चेंज ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? समझो ध्यान से। जब गुड्स या फिर प्रोडक्टिव फैक्टर फिक्स हो जाए, फॉर एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग, अब मोनालिसा की पेंटिंग जो है पूरी दुनिया में फिक्स ही है ना, उसको तो ऐसा नहीं है कि आप अगर उसका डिमांड ज्यादा हो रहा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, नहीं कर सकते। उसका प्राइस कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन जो नंबर ऑफ पेंटिंग है वो तो फिक्स ही रहेगा। दैट्स वाई सप्लाई कर्व हमेशा क्या हो रहेगा? वर्टिकल रहेगा, मतलब सप्लाई जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर आर कंप्लीटली फिक्स इन अमाउंट regardless of price, the supply curve is vertical. This means that quantity supplied is fixed at a certain level and it does not change with the price. एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। पिकासो या फिर पिकासो की पेंटिंग ले लो, मोनालिसा तो एक ही है ना, तो पिकासो की पेंटिंग ले लीजिए एवरीबॉडी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो पिकासो की पेंटिंग जो है फिक्स है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग hypothesis postulates that an individual consumption in any time period depend upon resources available to the individual, rate of return on his capital and age of the individual। चार स्टेटमेंट ध्यान समझो। पहला है एब्सोल्यूट इनकम। अच्छा, इस चीज को ध्यान से पढ़ो अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये तो लाइफ साइकिल की बात हो रही है ना, कि उसका इंडिविजुअल का रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हैं, एज देख रहे हो, कैपिटल देख रहे हो, तो पूरे लाइफ साइकिल में सब चेंज होता रहता है, इसलिए लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये है। तो एकदम सही जवाब है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का कंजम्पशन को। ठीक, क्या क्या मैंने अभी समझा दिया, उसका कैपिटल, उसका एज, है ना, रेट ऑफ रिटर्न, ये सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जॉन मेनार्ड किनीज, ये बहुत ही फेमस नेम है किसमें? इकोनॉमिक्स में, आपको मालूम है। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन, एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो इनका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी, इफेक्टिव डिमांड पे जो है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक, एक्सप्लेनेशन से और एकदम क्लियर करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीनीज, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड्स। इस पे इफेक्टिव डिमांड्स पे एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। इफेक्टिव डिमांड्स रिफर टू द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी दैट इज सपोर्टेड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू स्पेंड। Keynes argued that insufficient effective demand could lead to unemployment or economic downturns. Clear है क्या? सबस। Next question. According to the law of diminishing marginal utility, as the amount of a good consumed increases, the marginal utility of that good tend to क्या होगा? Diminished होगा। भाई ने अभी आपको बताया, एक आइसक्रीम खा रहे हो मजा आ रहा, दूसरा खाया और मजा आया, और मजा आया मतलब पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट्स वाई वो पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन फिर आगे बढ़ोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो घट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, मतलब डिमिनिश्ड हो रहा, घट रहा। बोलो हाँ ना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्लियर है क्या? पूरा डिटेल में एवरीबॉडी एक्सप्लेन किया है ना। दैट्स वाई आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? क्या बोल रहा? कौन सा करेक्ट है? ध्यान रहे, करेक्ट पूछा चारों में से। ठीक है, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज डिक्लाइन। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज डिक्लाइन, गलत। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज शार्पली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शार्पली थोड़ा सा डाउट है, रुक जाओ, बाकी ऑप्शन देखने दो पहले। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज रिमेन स्टैटिक, ऐसा नहीं है, घटता बढ़ता रहा है। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज डिक्लाइन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। तो करेक्ट आंसर है बड़ी, चारों में से बी है, तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, the share of service sector in GDP of India has notably risen. These indicate that the service sector has expanded considerably over time and has contributed a greater proportion to the total income. सभी को पता है ना, कॉमन सी चीज है। This shift is composition mirrors the evolving character of the Indian economy, where sector like banking, tourism, information technology or healthcare have become pivotal drivers of economic advancement. Yeah, good. In India, the term hot money is used to refer to, देखो हॉट मनी को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई और एफडीआई
दोनों आपको आई होप कि पता ही होगा, इतना बेसिक है ना, डोंट वरी। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी करूंगा सारे के सारे टर्म को एक्सप्लेन तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मिलेगा, डोंट वरी, एक एक चीज आपका क्लियर होगा, सारा का सारा। मैं लिखा हूं ना कि कंप्लीट हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपका सिलेबस का कंप्लीशन होगा। तो बिल्कुल ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ऐसे क्या मतलब, समझ लो कि पूरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें आपका हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, हॉट मनी किसको बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट को, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कि हॉट मनी इन इंडिया रिफर्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट रिफर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो। क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो है, जबकि एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो होता है। दैट क्विकली एंटर और एग्जिट अ कंट्री फाइनेंशियल मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन्स। These investments are volatile and can be easily liquidated or transferred, including investment in stock, bonds, and other financial instruments. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना है। क्या, बैंक्स अट्रैक्ट हॉट मनी थ्रू हाई इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जिसको क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। बट इन्वेस्टर विड्रॉ फंड्स एंड ट्रांसफर देम टू इंस्टीट्यूशन विद हायर रेट्स व्हेन रेट डिक्रीज और बेटर ऑप्शन बिकम अवेलेबल। ऑब्वियस ही बात है, बेटर ऑप्शन मिलेगा तो लोग भागेंगे उसकी तरफ, है ना। आगे बोल रहा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है आर इशूड बाय बैंक इन एक्सचेंज फॉर डिपॉजिटेड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following 5-year plan had a high priority to bring inflation under control and to achieve stability in the economic situation? ये है एवरीबॉडी फोर्थ 5-year प्लान, जो कि था 1969 से 74 तक। अब यहाँ पे आप चाहो तो बाकी सबका डेट देख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो क्या बोला, सेवेंथ प्लान कहाँ से कहाँ, 65 से 90, तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो चौथा पांचवा मतलब ए बी सी में से कोई होगा, करेक्ट आंसर इसका ए। देख लेते हैं, जो 4-5 प्लान था इन इंडिया हैड अ हाई प्रायोरिटी टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सिचुएशन। इट फोकस्ड on addressing rising prices and implementing measures to control inflation through fiscal और monetary policies। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। 5-year प्लान क्या होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर के लिए प्लान करना, है ना, एक बैलेंस ग्रोथ के लिए। इन सबको ही हमने क्या किया था, 5-year प्लान में इंक्लूड किया था। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बेसिक चीजें सबको पता ही है ना। तो फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में, और लास्ट वाला 12th 5-year प्लान था, कब तक चला, 2012 से लेकर 2017 तक का था, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग बन गया। ये बहुत ही बेसिक है, होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज यूज्ड इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, है ना। पहला, 4 स्टेटमेंट है एवरीबॉडी, वन बाय वन सब देखते हैं। एफिशिएंसी अकर्स व्हेन नो पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्क वर्स ऑफ। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि बिना किसी को बेटर बनाए, है ना, उससे बेहतर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या फिर बिना किसी को बेकार किया, या बढ़िया बनाया या बेकार किया, इन दोनों को ना करो तो जितना आप कर सकते हो, तो अगर वो मैक्सिमम यूटिलिटी है तो उसको क्या कहेंगे, वो एकदम एफिशिएंट है। दूसरा, एन इकोनॉमी इज क्लियरली इनएफिशिएंट इफ इट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये याद कीजिए, आपने कई क्वेश्चन में देखा है, क्या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, इसके अगर अंदर है तो क्या है हुआ, तो इनसफिशियंट है, इसी पे है तो इफिशियंट है, एकदम क्लियर, गुड। तीसरा बोल रहा, इसलिए दूसरा करेक्ट हो गया। तीसरा बोल रहा है, एट अ मिनिमम एन एफिशिएंट इकोनॉमी इज एन ऑन इट्स प्रोडक्शन। बिल्कुल, अगर एफिशिएंट इकोनॉमी है तो इस प्रोडक्शन लाइन पे, फ्रंटियर पे ही होगा, है ना। अगला द टर्म सच एज पैरेटो एफिशिएंट। अच्छा, पहला दूसरा सही हो गया तो ऑप्शन देखो करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी, मतलब चौथा जो भी बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहा। क्या बोल रहा, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, एक्सप्लेनेशन, बेसिक ही चीजें हैं, बहुत ज्यादा तो रॉकेट साइंस है नहीं, आसान है, इसलिए एवरीबॉडी आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। ध्यान है, पब्लिक गुड क्या होता है, जो सरकार देती है, जिसमें कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं होता, क्या करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो इस वजह से, या फिर उसमें उतना प्रॉफिट ना हो इस वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी बताओ, केवल सरकार देती है क्या, नहीं, इसका तो पर यूनिट के हिसाब से पैसा देना पड़ता है लोगों को, तो ये पब्लिक गुड कहां से हुआ। नेशनल डिफेंस, लाइट हाउस, पब्लिक पार्क, ये सबके सब क्या हुए, पब्लिक गुड हो गया। हमसे क्या पूछा था, नॉट अ पब्लिक गुड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ पब्लिक गुड। देख सकते हैं, पब्लिक गुड एक कमोडिटी या फिर सर्विस है प्रोवाइडेड टू सिटीजन विदाउट द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट,
Electricity, for example, is not provided for free. People pay for the services based on the unit of electricity they consume. क्लियर है क्या? गुड. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस क्या है? डिजिटल पब्लिक गुड है. डिजिटल पब्लिक गुड है. सम ऑफ दी फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड क्या है? नॉन राइवल मतलब कंपटीशन के लिए कोई और होता ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर होते ही नहीं. ठीक है, सारा कुछ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है. और नॉन एक्सक्लूसिबल, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक जेंडर या फिर कम्युनिटी के लिए होता है, सबके लिए होता है. ठीक है. अगला नॉन रिजेक्टेबल, ऐसा नहीं कि कोई रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं नहीं हम पार्क में आपको नहीं घुसने देंगे. अरे भाई क्यों नहीं घुसने दोगे? पब्लिक गुड है, सबके लिए. ठीक है, उसको रिजेक्ट आप नहीं कर सकते. ठीक. अगला फ्री राइडिंग मतलब अवेलेबल फॉर इवन दोज हु हैव नॉट पेड फॉर देम बेनिफिटेड फ्रॉम देयर प्रोविजन. ठीक है, सबके लिए है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द एम्स ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान. ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या बोल रहा है कि नॉट अ एम मतलब उसका गोल नहीं है. पहला, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन विथ पर्टिकुलर एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री. ये तो बिल्कुल था, है ना, वन ऑफ द पर्पज या एम था सेकेंड 5 ईयर प्लान का. दूसरा, लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी बिल्कुल था. तीसरा, अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट. ध्यान से समझो, एक्सपोर्ट उस टाइम पे जब हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए थे तो हम एक्सपोर्ट का सोच सकते हैं क्या? इसके लिए एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते ना. दैट्स वाई ये तीसरा गलत हो जाएगा. एवरीबॉडी एक्सपोर्ट वगैरह का ऐसा कुछ भी सीन नहीं था उस टाइम पे. तो करेक्ट गलत पूछा था, इसलिए सी जो है गलत हो जाएगा. बाकी चौथा क्यों सही है देख लेते हैं. रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ एंड अ मोर एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये भी बिल्कुल सही है. ये भी एक गोल था. तीसरा जो है ऑप्शन सी गोल नहीं था, हमने बता ही दिया. इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, सिंपल सी चीज है. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी. एवरीबॉडी नियर मनी समझ लो पहले ध्यान से. ये क्या होता है? करेंसी ही होता है, लेकिन ऐसा करेंसी जिसको मतलब करेंसी नहीं होता लेकिन इसको हम इजिली कन्वर्ट कर पाए किसमें? करेंसी में, मनी में, है ना, उसको हम नियर मनी बोलते हैं. फिर से समझो, जिसकी लिक्विडिटी हाई हो, है ना, कि आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाए हम मनी में, उसको हम नियर मनी बोलते हैं, है ना. ट्रेजरी बिल बिल्कुल होता है. क्रेडिट कार्ड नहीं, ये तो उधारी हो गया, है ना, तो दूसरा तो होगा नहीं. दूसरा नहीं होगा तो एलिमिनेशन से देखो बी और सी गया, बचा ए और डी. तीसरा, सेविंग अकाउंट एंड स्मॉल टाइम डिपॉजिट, ये भी बिल्कुल नियर मनी है. रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये भी रिटेल मनी है. क्यों? क्योंकि उसको हम लिक्विडिटी मतलब उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी उसकी हाई है. ठीक है, पहला तीसरा चौथा तो ऑप्शन हो गया डी. चाहो तो आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन. क्या बोला कि नियर मनी रिफर टू फाइनेंशियल एसेट दैट आर नॉट एक्चुअली करेंसी but can be easily converted into cash or used as a medium of exchange. क्लियर है क्या? सबस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है. नियर मनी को क्वैसी मनी भी बोलते हैं. सब एग्जांपल ऑफ नियर मनी क्या है? सेविंग अकाउंट, मनी फंड, बैंक टाइम डिपॉजिट, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडी भी बोलते हैं, याद कीजिए ऊपर पढ़ा हमने. गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटी जैसे टी बिल, है ना, बॉन्ड नियर. अच्छा, टी बिल कितने साल कितने दिनों के लिए होता है? जल्दी बताना. और कितने टाइप का होता है ये भी कमेंट में बताओ जरा. बॉन्ड नियर देयर रिडम्पशन डेट, फॉरेन करेंसी, ये सब के सब क्या है एवरीबॉडी? नियर मनी के एग्जांपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोली मतलब उसके अलावा कोई और है ही नहीं, मोनोपोली है वो भाई उसका. तो इंडियन एयरलाइन नहीं, एयरलाइन में तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे. दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल. तीसरा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट में दिल्ली में तो बहुत सारे है ना, प्राइवेट प्लेयर भी है. इसी तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, प्राइवेट प्लेयर इसमें है. लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में बड़ी मोनोपोली है. किसकी? दिल्ली जल बोर्ड की. ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं घुसे, है ना. देख सकते हो कि दिल्ली जल बोर्ड इज अ नेचुरल मोनोपोली बिकॉज it is the only provider of water supply in Delhi. The fixed cost of building and maintaining a water supply system are very high. मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं होता है या फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है. दैट्स वाई प्राइवेट प्लेयर क्यों जाएंगे भाई साहब? उनको फायदा दिखेगा तभी तो जाएंगे. सो इट वुड बी इनसफिशियंट फॉर इनएफिशिएंट फॉर मल्टीपल कंपनीज टू कम्पीट इन दिस मार्केट. एकदम आसान. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्स बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस से आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. ऑप्शन देखते हैं. इसको मतलब कि ध्यान दीजिए, एक मैंने क्या बताया था आपको
कि नॉमेनकल्चर वाला, कि हम इस वर्ड को तोड़ मरोड़ कर देखेंगे ऑप्शन में कौन सा बैठेगा। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, बस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके बेसिस पे आप आंसर देना चाहते हो, तो बोला इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम, नहीं, इसको तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला, अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइसेस, बिल्कुल ये एकदम सही लग रहा। बाकी भी देख लेते हैं। सब्सिडाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस, नहीं, इसको सब्सिडी बोल दिया। जनरल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, नहीं, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं एवरीबॉडी। तो करेक्ट आंसर देखा हमारा क्या मिल गया, बी मिल गया, बिना किसी जानकारी के, जस्ट नॉमेनकल्चर को ध्यान में रखते हुए। बोलो क्लियर सब। तो सिंपल सी चीज है, आई डोंट थिंक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक गुड। अभी मैंने ऊपर समझाया आपको, पब्लिक गुड का मतलब जो सरकार प्रोवाइड करती है पब्लिक के लिए हो, उसमें प्राइवेट प्लेयर ना हो, मतलब, या फिर वो गुड जो इसमें प्रॉफिट ना देखा जाए, ठीक। अ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, रुक जाओ अभी, अ कमोडिटी होज बेनिफिट आर इंडिविजिबली स्प्रेड अमॉन्ग द इंटायर कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है। अगला, गवर्नमेंट स्कीम दैट बेनिफिट द पुअर हाउस होल्ड, नहीं, सबके लिए, पुअर के लिए नहीं, बस एनी कम्युनिटी दैट इज वेरी पॉपुलर, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया एवरीबॉडी, बी। बी जो है करेक्ट आंसर है, कि सबके लिए हो, क्या, सबके लिए, इंटायर कम्युनिटी के लिए। एकदम आसान है भी, ठीक है। होपफुली ये भी आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। तो इतना ही क्वेश्चन था इस पूरे लेक्चर में। आई होप कि सब आपको अच्छा लगा होगा, सारा कुछ क्लियर भी होगा। अच्छा लगने से ज्यादा जरूरी है कि क्लियरिटी, है ना। चलो, जैसा कि अपन लास्ट में 2 लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं, सच दैट आप इसको मेंस में यूज कर पाओ और साथ में मोटिवेटेड रह पाओ। तो आज के लिए 2 लाइन है। नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि एवरी ग्रेट अचीवमेंट वाज वंस कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। क्लियर हुआ क्या, सब। तो हर एक ग्रेट अचीवमेंट पहले सबको लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन समझ रहे हो क्या। होपफुली आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एवरीबॉडी, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।